Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 15th chapter of 12th history. The name of the chapter is Framing the Constitution. ये इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट है. पहले के 3 पार्ट्स को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं द पावर ऑफ द स्टेट. स्टेट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं. अब अगर हम अपने गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि वो किस तरह से रन कर रही है तो कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं. ज़्यादातर पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास ही हैं. तो इन पावर्स को किस तरह से डिसाइड किया गया, इसके ऊपर भी हमारी कंट्री में बहुत, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई थी और उन्हीं डिबेट्स को हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज़्यादा डिबेट हुई वो था द रिस्पेक्टिव राइट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से राइट्स होने चाहिए. ठीक है, ऐसे लोग जो चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उनमें से जवाहरलाल नेहरू एक थे. जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली के प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हुए कहा कि अब हमारा पार्टीशन हो चुका है और हम जानते हैं कि हमारा पार्टीशन क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, हमारी कंट्री को सेंट्रलाइज नहीं किया गया था, इसी वजह से हमारा पार्टीशन हुआ है. अब हमें जो है एक वीक सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है. अब जब तक हमारे पास एक वीक सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी इट विल बी इनकेपेबल ऑफ इंश्योरिंग पीस. वो जो है पीस को जो कभी भी इंश्योर नहीं कर सकती है, वो कॉमन कंसर्न्स के मैटर्स को कभी भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी. अगर हमारी कंट्री को इंटरनेशनल स्फेयर पर कहीं पर रिप्रेजेंट करना है तो एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी हमारी कंट्री को इफेक्टिवली वे में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी. सो अगर हमें इन सभी कामों को करना है तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए. सो इसीलिए नेहरू ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हुए कहा कि अब हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की नीड है. ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के द्वारा जो है 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई थी. यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट. यूनियन यानी कि सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सरकार, जो कि सेंट्रल और स्टेट दोनों से मिलकर बनी हुई है. फर्स्ट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स थे उन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी. सेकेंड लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी. और थर्ड लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स, जितने भी मैटर रखे गए थे उनके लिए कलेक्टिवली स्टेट और सेंट्रल दोनों ही गवर्नमेंट जो है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी उन दोनों की थी. ठीक है, बहुत सारे हाउएवर मैनी मोर आइटम्स वर प्लेस्ड अंडर द एक्सक्लूसिव यूनियन कंट्रोल देन इन द अदर फेडरेशंस. बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे, ऐसे आइटम्स थे जो कि सेंट्रल के कंट्रोल में रखे गए थे. द यूनियन ऑल्सो हैड कंट्रोल द मिनरल्स एंड द की इंडस्ट्रीज. यूनियन का जो है मिनरल और की इंडस्ट्रीज पर भी कंट्रोल था. और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356 अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर चाहता है तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पावर को ले सकती है. ओके, अगर गवर्नर चाहता है, अगर गवर्नर की ऐसी विल है कि भाई हाँ स्टेट में अच्छी तरह से कोई काम नहीं हो रहा है तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को वहाँ पर ले सकती है और अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर काम कर सकती है. एक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो कि था फिजिकल फेडरलिज्म. फिजिकल फेडरलिज्म मतलब रिलेटेड टू टैक्स, कि कहाँ से कौन सा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, इसको भी असेंबली में प्रोवाइड किया गया था. इसमें क्या बताया गया था कि बहुत सारे टैक्सेस जैसे कि जो कस्टम ड्यूटीज़ होते हैं और कंपनी टैक्सेस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. मतलब कि यहाँ से आने वाले जितने भी टैक्सेस होंगे वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे. दूसरे टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटीज़ से होने वाले टैक्स हैं, वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे. और कोई दूसरे केसेस में जैसे कि एस्टेट ड्यूटीज़ हैं, ये भी सारे के सारे स्टेट को असाइन कर दिए गए थे. ठीक है, ओके. इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स है, सेल्स टैक्स है और ह्यूजली प्रॉफिटेबल बॉटल, जो बॉटल्ड लिकर टैक्स होता है यानी कि बोतल बंद शराब के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वो भी स्टेट को दे दिया गया था. सो इस तरह से टैक्स को भी डिवाइड कर दिया गया था कि कौन से टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेगी, कौन से टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जाएंगे और कौन से टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जाएंगे. ओके, द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक. सेंटर पूरी तरह से टूट जाएगा. असेंबली में कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो चाहते थे कि स्टेट गवर्नमेंट भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए.
उन लोगों का मानना था, जो लोग चाहते थे कि प्रोविंसेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उन लोगों का मानना था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेंटर के ऊपर थोप दी गई तो वो अपना काम इफेक्टिव वे से नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसके ऊपर होंगी तो वो जो है समझ ही नहीं पाएगी कि किस तरह से अपना काम करना है। इसीलिए सेंटर जो है लाइकली टू ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो चलिए किस तरह से ये डिस्कस किया गया वो देखते हैं इस पार्ट में। द राइट्स ऑफ द स्टेट्स वर मोस्ट एलिक्वेंटली डिफेंडेड बाय द के संतनम फ्रॉम मद्रास। मद्रास से के संतनम के द्वारा स्टेट के ऊपर, स्टेट के पास कौन कौन से राइट होने चाहिए उसको डिफेंड बहुत ही एलिक्वेंटली वे में डिफेंड किया गया था। उन्होंने कहा कि अ रीलोकेशन ऑफ द पावर वॉज नेसेसरी। रीलोकेशन यानी कि पावर जो आपने स्टेट और सेंटर को दी है ना, उनको दोबारा से हमें लोकेट करना चाहिए। क्योंकि टू स्ट्रेंथन नॉट ओनली द स्टेट, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही स्ट्रेंथन नहीं होगा बल्कि सेंटर भी स्ट्रेंथन होगा। उन्होंने कहा कि सारी की सारी पावर सेंटर के हाथों में बना दे दी गई है। और आप लोगों को क्या लग रहा है कि सारी की सारी पावर सेंटर को देने से वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि सारे के सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन के ऊपर डाल दी जाए, तो क्या वो पर्सन अच्छी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर पाएगा? या फिर हम सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग अलग लोगों में डिवाइड कर रहे हैं तब वो अच्छे से होगा? तो संतनम कहते हैं कि ये आप लोगों का मिसकंसेप्शन है कि अगर आप जो सोच रहे हैं कि सेंटर वॉज ओवर बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर सेंटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ओवर बर्डन होगा तो इट कुड नॉट फंक्शन इफेक्टिवली, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इसको अच्छे से फंक्शन करने के लिए स्टेट के पास कुछ पावर को ट्रांसफर कर देना चाहिए और सेंटर से कुछ पावर को रिलीव कर देना चाहिए। ओके, द सेंटर कुड इनफैक्ट बी मोर स्ट्रोंगर। इससे सिर्फ स्टेट ही स्ट्रोंगर नहीं होंगे बल्कि सेंटर भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो गए। एज फॉर द स्टेट के लिए संतनम कैसा फील कर रहे थे कि स्टेट के पास अगर पावर्स नहीं अच्छे से होंगी तो वो इस स्टेट्स को क्रिपल बना देगी, उन्हें अपंग बना देगी। जैसे कि फिजिकल पावर ही है, यानी कि रिवेन्यू से कलेक्टेड पावर ही है। मोस्टली स्टेट को क्या दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ लैंड की रिवेन्यू की परमिशन उनको दी गई है और बाकी सारे के सारे रिवेन्यू किसके पास जा रहे हैं? सेंटर के पास जा रहे हैं। अब एक बात सोचिए, जब स्टेट के पास पैसा ही नहीं होगा तो किस तरह से वो अपनी जो है प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट को अंडरटेकन करेगी? मतलब स्टेट किस तरह से अपने डेवलपमेंट को बढ़ाएगी? आप क्या चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसी सरकार हो जो आपको कहे आकर, वो कहते हैं कि मैं एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहता हूँ कि उसमें एक यूनिट दूसरे यूनिट से कहे कि मैं अपने लोगों को एजुकेट नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने लोगों को सैनिटेशन नहीं दे सकता हूँ, मैं अपने लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई काम नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने प्लेस पर रोड्स और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई भी सिस्टम ही नहीं है जिससे मैं पैसे कलेक्ट कर सकूँ। क्या आप सोच रहे हैं कि यह सही होगा? तो इसीलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेंटर के हाथ में दे देंगे, इससे जो है क्या होगा, हमारा फ्यूचर डार्क की तरफ जा रहा है। उन्होंने क्लियरली प्रेडिक्ट कर दिया था कि अगर ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा पावर सेंटर के पास होंगी, ओवरबर्डन हो जाएगा, तो इससे हमारा फ्यूचर डार्क की तरफ जाएगा। उससे होगा क्या, कुछ ही ईयर्स में सभी प्रोविंसेस के लोग इकट्ठा होंगे, सभी प्रोविंसेस के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सभी इकट्ठा होंगे, सेंटर के पास आएंगे और सेंटर से जो है अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने काम के लिए पैसा मांगेंगे। और सेंटर जो है इन सब सारी चीज़ों को, इन सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा और सभी प्रोविंसेस वुड बी राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द सेंटर। इसकी वजह से सेंटर के खिलाफ सभी लोग क्या कर देंगे, रिवोल्ट कर देंगे। मैनी अदर फ्रॉम द प्रोविंसेस इकॉट द सेम फियर्स। दूसरे लोग जो दूसरे प्रोविंसेस से आए थे, ये तो मद्रास से था ना संतनम, दूसरे प्रोविंसेस से आए हुए लोग भी, उन्होंने भी सेम थिंग कही। इस तरह से उन्होंने भी अपनी आवाज़ें इसके लिए ऊंची उठाई। दे फोर्ट हार्ड फॉर द फ्यूअर आइटम्स टू बी पुट ऑन द कॉन्करेंट एंड द यूनियन लिस्ट। उन्होंने कहा कि जो कॉन्करेंट और यूनियन लिस्ट है उसके अंदर कुछ कम आइटम्स होने चाहिए। और एक मेंबर जो उड़ीसा से थे, उन्होंने तो वॉर्न किया कि इस तरह से अगर सेंटर के हाथों में ही सारी की सारी पावर होंगी, द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक, सेंटर पूरी तरह से टूट जाएगा। और इसीलिए
सारी की सारी पावर्स को सेंट्रलाइज ना करके स्टेट्स के हाथों में भी कुछ पावर दे देनी चाहिए। सो प्रोविंसेस से आए हुए जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे सभी इस चीज़ को समझ रहे थे, मोस्टली इस चीज़ को समझ रहे थे, लेकिन सभी नहीं, कुछ ऐसे थे प्रोविंसेस से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स जो ये समझते थे कि भाई हाँ सेंटर के पास ही सारी की सारी पावर होनी चाहिए। वट वी वॉन्ट टूडे इज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। आज हम क्या चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हम चाहते हैं। जो ये आर्ग्यूमेंट हो रहा था प्रोविंसेस की पावर के लिए, इसके रिएक्शन में असेंबली में बहुत सारे जो है डिबेट्स हुई, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग डिबेट्स हुई। द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैड बीन अंडरलाइन ऑन न्यूमरस ओकेजन सिंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड बिगेन इट्स सेशन। वो कहते हैं कि जब हमने अपने असेंबली के सेशंस को स्टार्ट किया था, जिस टाइम पर हमने अपने असेंबली के सेशंस को स्टार्ट किया, जो पावर हमारे पास, जितना स्ट्रॉन्ग हमारे पास, जितने स्ट्रॉन्ग हमारी सेंटर उस टाइम पर थी, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर की आज हमें ज़रूरत है। अंबेडकर ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया था, अ स्ट्रॉन्ग एंड अ यूनाइटेड सेंटर मच स्ट्रॉन्गर देन द सेंटर वी हैड क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। उन्होंने कहा कि 1935 के इंडियन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के पास जितना स्ट्रॉन्ग सेंटर था, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर की आज हमें ज़रूरत है। क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है हमें, जब हम असेंबली स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, सारे चारों तरफ रियोट्स और वायलेंस हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मार रहे थे, हमारा जो नेशन था वो अपार्ट हो गया था। उन्होंने कहा कि जो ये मेंबर्स हैं जो रियोट्स और वायलेंस को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा नेशन अपार्ट हो गया है, मैनी मेंबर्स हैव रिपीटेडली स्टेटेड दैट द पावर ऑफ द सेंटर हैड टू बी ग्रेटली स्ट्रेंथन टू एनेबल इट टू स्टॉप द क्रिमिनल्स फ्रेंजिस। उन्होंने कहा कि हमें अब जो है अपने सेंटर की पावर को और ज़्यादा स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है, ताकि ये जितने भी दंगे हो रहे हैं इन सबको रोका जा सके। रिएक्टिंग टू द डिमांड ऑफ गिविंग पावर टू द प्रोविंसेस, गोपाल स्वामी अय्यर ने क्या डिक्लेयर किया, मतलब ये जो कि भाई प्रोविंसेस को पावर देनी चाहिए, इसका रिएक्ट करते हुए इसके ऑपोजिशन में गोपाल स्वामी अय्यर ने डिक्लेयर किया कि हमारा जो सेंटर है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जितना पॉसिबल हो सके, मतलब जितना पॉसिबल हो सके हमें अपने सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एक और मेंबर जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस से थे, बालकृष्ण शर्मा जी, उन्होंने भी यही कहा कि हमारा सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि अगर हमें अपनी कंट्री को अच्छी तरह से बनाना है, इफ़ वी वांट वेल बीइंग ऑफ द कंट्री वी हैव टू स्ट्रॉन्ग आवर सेंटर। हमें जो है जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन सबको मोबिलाइज करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, एस्टेब्लिश अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, हमें एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश करना चाहिए, और फिर जो है जो ये फॉरेन एग्रेशन हो रहा है हमारी कंट्री में उससे किस तरह से बचा जाए उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। ठीक है। पार्टीशन से पहले कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को ये ग्रांट कर दिया था कि भाई हाँ वो जो है अपने प्रोविंसेस पर ऑटोनॉमी कर सकते हैं, अपना अधिकार, मतलब जहाँ पे मुस्लिम लीग की जीत हुई थी वहाँ पर मुस्लिम लीग की ही ऑटोनॉमी होगी, उन्हीं का अधिकार होगा। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि मुस्लिम लीग इस चीज़ में अश्योर हो जाए कि जहाँ पर जिन प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग की पावर आई है वहाँ पर सेंटर का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, ताकि हमारी कंट्री का पार्टीशन ना हो, इसीलिए उनको ये सारी बातें कही गई थी। बट जब पार्टीशन हो गया तो मोस्टली जो नेशनलिस्ट थे वो यही चाहते थे कि अब जो है सारी की सारी पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, सेंटर के हाथ में होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होगा तो वर नो लॉन्गर देयर, हम जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक उसके साथ काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती ही रहेगी अगर हमारा स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज्ड होगा तो। ओके, there was already a unitary system in place imposed by the colonial government, colonial government के द्वारा impose किया हुआ यूनिटरी सिस्टम अभी भी एग्जिस्टेंस में था, वायलेंस हो रहे थे, और इन वायलेंस को बचाने के लिए, इन वायलेंस से बचने के लिए हमारी कंट्री को सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत थी। सेंट्रलाइजेशन की हेल्प से ही हम इन कियोस को, जो भी कियोस हमारी कंट्री में हो रहे थे
उनको ख़त्म कर सकते थे, और जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हम आगे बढ़ा सकते थे। सो हमने अभी यही देखा कि असेंबली में किसकी तरफ सेंटर के पास ज़्यादा राइट्स होने चाहिए, ना कि स्टेट के पास, इसी के ऊपर ज़्यादा फोर्स किया जा रहा था। ओके, और ऐसा ही फिर हुआ भी कि आज भी जो मोस्टली पॉलिटिकल पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है कि भाई सभी चीज़ें एक जगह इकट्ठा होकर उसके ऊपर इफेक्टिवली वर्क किया जा सकता है। हालांकि जब प्रोविंसेस में स्टेट पावर के ऊपर डिबेट हुई तो कुछ पावर्स को जो है सेंटर से लेकर उन्हें स्टेट को दे दिया गया था, ठीक है, बट मोस्टली जो पावर्स हैं वो अभी भी किसके पास है, सेंटर के पास ही है। ओके, और ये हमारी कंट्री को अच्छी तरह से रन करने के लिए जरूरी भी है, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए जरूरी भी है। ओके, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप जो भी हमने इस पार्ट में किया आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।